चंदर बोला, अब के जाड़े में तुम्हारा ब्याह होगा तो आखिर हम लोग नई नई चीजें का इंतजाम तो करेंगे ना। तब सुधा बोली, आप डॉक्टर हो गए, अब तो डॉक्टरानी आएगी। खैर बहुत मनाने बहलाने फुसलाने पर सुधा मिठाई मंगवाने को राजी हुई। जब नौकर मिठाई लेने चला तो चंदन ने चारों ओर देखकर पूछा, कहाँ गई विनती? उसे भी बुलाओ कि अकेले अकेले खा लोगी। वह पढ़ रही है मास्टर साहब से। क्यों, इम्तिहान तो खत्म हो गए, अब क्या पढ़ रही है? चंदन ने पूछा। विदुषी का दूसरा खंड तो दे रही है ना, सितंबर में। सुधा बोली, अच्छा बुलाओ विसारिया को भी। चंदर बोला, अच्छा मिठाई आने दो। सुधा ने कहा और फाइल की ओर देखकर कहा, मुझे इस कमबख्त पर बहुत गुस्सा आ रहा है। क्यों? इसकी वजह से तुम 1.5 महीने सीधे से बोले तक नहीं। इम्तिहान वाले दिन सुबह सुबह तुम्हें हाथ जोड़ने आई तो तुमने सिर पर हाथ भी नहीं रखा। सुधा ने शिकायत के स्वर में कहा, तो अब आशीर्वाद दे दे। अब तो खत्म हुई थीसिस, अब जितना चाहे बात कर लो। थीसिस ना लिखते तो फिर तुम्हारे चंदर को उपाधि कहाँ से मिलती? चंदर ने दुलार से कहा, तो फिर दीक्षित समारोह पर तुम्हारी गाउन हम पहनकर फोटो खिंचवाएंगे। सुधा मचल कर बोली, इतने में नौकर मिठाई ले आया। जाओ विनती को बुला लाओ। चंदन ने कहा, विनती आई? तुम पढ़ चुकी? चंदन ने पूछा। अभी नहीं, विनती बोली। अच्छा, अब आज पढ़ाई बंद करो, उन्हें भी बुला लाओ, मिठाई खाई जाए। चंदन ने कहा, अच्छा कहकर विनती जो मुड़ी तो सुधा बोली, अरे लालचीन, ये तो पूछ ले कि मिठाई काहे की है। मुझे मालूम है, विनती मुस्कुराती हुई बोली। उनके यहाँ आज गए होंगे, पम्मी के यहाँ फिर आज कुछ उस दिन जैसी बात हुई होगी। सुधा हंस पड़ी। चंदर झेप गया। विनती चली गई विचारिया को बुलाने। अब तो ये तुमसे बोलने लगी। सुधा ने कहा, हाँ, यह है बड़ी सुशील लड़की और बहुत शांत, हमें बहुत अच्छी लगती है। बोलना तो जैसे आता ही नहीं इसे। हाँ, लेकिन अब तो खूब सीख रही है। इसकी गुरु मिली है गेसु, हमसे भी ज्यादा गेसु से पटने लगी है इसकी। दोनों ब्याह करने जा रही हैं और दोनों उसी की बातें करती हैं जब मिलती हैं तब। सुधा बोली, और कविता भी करती है या? तुम एक बार कह रही थी। चंदन ने पूछा। नहीं जी, असल में एक बड़ी सुंदर नोटबुक थी, उसमें जाने क्या लिखती थी, हमें नहीं दिखाती थी। बाद हमने देखा कि एक डायरी है, उसमें धोबी का हिसाब लिखती थी, तो कविता नहीं लिखती थी। ताज्जुब है, वरना 16 बरस के बाद प्रेम करके कविता करना तो लड़कियों का फैशन हो गया है, उतना ही व्यापक जितना उल्टा पल्ला ओढ़ना। चंदर बोला, चला तुम्हारी नारी पुराण। सुधा बिगड़ी। मिठाई खाने वाले आए, आगे आगे विनती, पीछे पीछे विसारिया। अभिवादन के बाद विसारिया बैठ गया। कहो विसारिया, तुम्हारी शिष्या कैसी है? देखकर बस अद्वितीय। कवि विसारिया ने सिर हिलाकर कहा। सुधा मुस्कुरा दी चंदर की ओर। और ये सुधा कैसी थी? बस अद्वितीय। विसारिया ने उसी तरह कहा। दोनों अद्वितीय हैं साथ ही? चंदन ने पूछा। सुधा और विनती दोनों हंस दी। विसारिया समझ नहीं पाया कि उसने कौन सी हंसने की बात की थी, और जब नहीं समझ पाया तो पहले सिर खुजलाने लगा, फिर खुद भी हंस पड़ा। उसकी हंसी पर तीनों और हंस पड़े। खैर, मिठाई का भोग प्रारंभ हुआ। विसारिया कुछ तकल्लुफ कर रहा था तो विनती बोली, खाइए, मिठाई तो विरह रोग और भावुकता में बहुत स्वास्थ्यप्रद होती है। अच्छा, अब तो विनती का कंठ फूट निकला। अपने गुरुजी को बना रही है। चंदर बोला। विसारिया थोड़ी देर बाद चला गया। अब मुझे एक पार्टी में जाना है, उसने कहा। जब आखिर में एक रसगुल्ला बच रहा तो विनती हाथ में लेकर बोली, कौन लेगा? आज पता नहीं क्यों विनती बहुत खुश थी और बहुत बोल रही थी। चंदर बोला, हमें दो। सुधा बोली, हमें। विनती ने एक बार चंदर की ओर देखा और एक बार सुधा की ओर। चंदर बोला, देखें विनती हमारी है या सुधा की? विनती ने झट रसगुल्ला सुधा के मुंह में रख दिया और सुधा के सिर पर सिर रखकर बोली, हम अपनी दीदी के हैं। सुधा ने आधा रसगुल्ला विनती को दे दिया तो विनती चंदर को दिखलाकर खाते हुए सुधा से बोली, दीदी ये हमें बहुत बनाते हैं, अब हम भी तुम्हारी तरह बोलेंगे तो इनका दिमाग ठीक हो जाएगा। हम तुम दोनों मिलकर इनका दिमाग ठीक करेंगे।
सुधा ने प्यार से विनती को थपथपाते हुए कहा। अब हम दस्तरियाँ धोकर रख दें और दस्तरियाँ उठाकर चल दी। पानी नहीं दोगी? चंदर बोला। विनती पानी ले आई और बोली, हम तो आपका कितना काम करते हैं और आप जब देखो तब हमें बनाते रहते हैं। आपको क्या आनंद आता है हमें बनाने में? चंदर ने पल भर विनती की ओर देखा और बोला, असल में बनाने के बाद जब तुम झेप जाती हो तो। हाँ, ऐसे ही। विनती ने फिर झेप कर मुंह छिपा लिया और लाज से सचकाकर इंद्रवधु बन गई। विनती देखने सुनने में बड़ी अच्छी थी, लेकिन गठन तो सुधा की तरह नहीं थी। लेकिन उसके चेहरे पर एक फिरोजी आभा थी जिसमें गुलाल के डोरे थे। आंखें उसकी बड़ी बड़ी और पलकों में इस तरह डोलती थी जैसे किसी सुकुमार सीपी कोई बहुत बड़ा मोती डोले। झेपती थी तो मुंह पर सांझ मुस्कुरा उठती थी और गालों में फूलों के कटोरे जैसे दो छोटे छोटे गड्ढों। और विनती के अंग अंग में एक रूप की लहर थी जो नागिन की तरह लहराती थी। और उसकी आदत थी कि बात करते समय अपनी गर्दन जरा टेढ़ी कर लेती थी और उंगलियों से अपने आंचल का छोर उमेटने लगते। इस वक्त चंदर की बात पर झेप गई और उसी तरह आंचल की छोर को उमेटती हुई मुस्कुराकर छिपाकर उसने ऐसी निगाह से चंदर की ओर देखा जिसमें थोड़ी लाज, थोड़ा गुस्सा, थोड़ी प्रसन्नता और थोड़ी शरारत थी। चंदर एकदम बोल उठा, अरे सुधा, सुधा, जरा विनती की आँख देखो, इस वक्त आई अभी। बगल के कमरे में तस्तरी रखते हुए सुधा बोली, बड़े खराब हैं आप। विनती बोली, हाँ, बनाओगी ना आज से हमें? हमारा दिमाग ठीक करोगी ना? बहुत बोल रही थी, अब बताओ क्या बताएं? अभी तक हम बोलते नहीं थे, तभी ना। अब अपने ससुराल में बोलना ऐसे, वही तुम्हारे बोल पर रीझेंगे लोग। चंदन ने फिर, छी, राम राम, ये सब मजाक हमसे मत किया कीजिए। दीदी से क्यों नहीं करते, जिसकी अभी शादी होने जा रही है? अभी उनकी कहाँ है? अभी तो तय भी नहीं हुई। तय ही समझिए, फोटो इनकी उन लोगों ने पसंद कर ली। अच्छा, एक बात कहे मानिएगा? विनती बड़े आग्रह और दीनता के स्वर में बोली। क्या? चंदन ने आश्चर्य से पूछा। विनती अब कितना बोलने लगी। विनती बोली, नीचे जमीन की ओर देखते हुए, आप हमसे ब्याह के बारे में मजाक ना किया कीजिए, हमें अच्छा नहीं लगता। ओहो, ब्याह अच्छा लगता है, लेकिन उसके बारे में मजाक नहीं। गुड़ खाए गुलगुले से परहेज, हाँ यही तो बात है। विनती गंभीर हो गई। आप समझते होंगे कि मैं ब्याह के लिए उत्सुक हूँ, दीदी भी समझती हैं, लेकिन मेरा दिल जानता है कि ब्याह की बात सुनकर मुझे कैसा लगने लगता है। लेकिन फिर भी मैंने ब्याह करने से इनकार नहीं किया। खुद दौड़ दौड़ कर उस दिन दुबे जी की सेवा में लगी रही, इसलिए कि आप देख चुके हैं कि माँ का व्यवहार मुझसे कैसा है। आप या इस परिवार को देखकर नहीं समझ सकते कि मैं यहाँ कैसे रहती हूँ, कैसे माँ जी की बातें बर्दाश्त करती हूँ। वह नरक है मेरे लिए। माँ की गोद नरक है और मैं किसी तरह निकल भागना चाहती हूँ। कुछ चैन तो मिलेगा। विनती की आंखों में आंसू आ गए और सिसकाती हुई बोली, लेकिन आप या दीदी जब यह कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैं कितनी खुश हूँ कि खुद अपने ब्याह के लिए व्याकुल हूँ, लेकिन आप ना कहा करें तो अच्छा है। विनती को आंसुओं का तार बंध गया था। सुधा बगल के कमरे से सब कुछ सुन रही थी। आई और चंदर से बोली, बहुत बुरी बात है चंदर, विनती क्यों रो रही हो? रानी, बुआ का स्वभाव ही ऐसा है, उससे हमेशा अपना दिल दुखाने से क्या लाभ। और पास जाकर उसको छाती से लगाकर सुधा बोली, मेरी राज दुलारी, अब रोना मत। अच्छा, हम लोग कभी मजाक नहीं करेंगे, बस अब चुप हो जाओ। रानी बिटिया की तरह जाओ, मुंह धो आओ। विनती चली गई। चंदर लज्जित सा बैठा था। लो, अब तुम्हें भी रुलाई आ रही है क्या? सुधा ने बहुत दुलार से कहा। तुम उससे ससुराल का मजाक मत क्या करो, वह बहुत दुखी है और बहुत कदर करती है तुम्हारी। और किसी की मजाक की बात और है, हम या तुम कहते हैं तो उसे लग जाता है। अच्छा, वो कह रही थी तुम्हारी फोटो उन लोगों ने पसंद कर ली है। चंदन ने बात बदलने के ख्याल से कहा, और क्या, कोई हमारी शक्ल तुम्हारी तरह है कि लोग नापसंद करते हैं? सुधा अकड़ कर बोली,
नहीं, सच सच बताओ, चंदन ने पूछा। अरे जी, लापरवाही से मुंह बिचकाकर सुधा बोली। उनकी पसंद करने से क्या होता है, मैं ब्याह उहा नहीं करूँगी। तुम इस फेर में न रहना कि हमें निकाल दोगे यहाँ से। इतने में विनती आ गई। वह भी उदास थी। सुधा उठी और विनती को पकड़ लाई और ढकेल कर चंदर के बगल में बिठा दिया। लो चंदर, अब इसे दुलार कर लो। तो अभी गुर्राने लगे, बिल्ली कहीं की। सुधा ने उसी हल्की सी चपत मारकर कहा। विनती का मुंह अपनी हथेलियों में लेकर अपने मुंह के पास लाकर आंखों में आंखें डालकर, पगली कहीं की, आंसुओं का खजाना लुटाती फिरती है। चंदर, डॉक्टर शुक्ला ने पुकारा और चंदर उठकर चला गया। सुधा पर इन दिनों घूमना सवार था। सुबह हुई कि चप्पल पहनी और गायब। गेसु, कामनी, प्रभा, लीला, शायद ही कोई लड़की बची होगी जिसके यहाँ जाकर सुधा उधम न मचाती हो और चार सुख दुख की बातें न कर आती हो। विनती को घूमना कम पसंद था। हाँ, जब कभी सुधा गेसु के यहाँ जाती थी तो विनती ज़रूर जाती थी। उसे सुधा की सभी मित्रों में से गेसु सबसे ज़्यादा पसंद थी। डॉक्टर शुक्ला के वीरों में छुट्टी हो चुकी थी, पर वे सुधा का ब्याह तय करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए वह बाहर भी नहीं गए थे। चंदर 1.5 महीने तक लगातार मेहनत करने के बाद पढ़ाई लिखाई की ओर से आराम कर रहा था और उसने निश्चित कर लिया था कि अब बरसात से पहले वह किताब छुएगा नहीं। बड़े आराम के दिन कटते थे उसके। सुबह उठकर साइकिल पर गंगा नहाने जाता और वहाँ अक्सर ठाकुर साहब से मुलाकात हो जाती थी। डॉक्टर शुक्ला ने भी कई दफ़े इरादा किया कि वे गंगा जी चला करें, लेकिन एक दिन तो उनसे दिन में काम नहीं होता। शाम को वे घूमने और सुबह उठकर किताब लिखते थे। एक दिन सुबह लिख रहे थे कि चंदर आया और उनके पैर छूकर बोला, प्रांतीय सरकार का वह पुरस्कार कल शाम को आ गया। कौन सा? वह जो उत्तर प्रांत में माता और शिशुओं के मृत्यु संख्या पर मैंने निबंध लिखा था। डॉक्टर शुक्ला ने कहा। जी। अपनी जेब से एक मखमली डिब्बा निकालकर चंदन ने दिया। पदक बहुत सुंदर था, जगमगाता हुआ स्वर्ण पदक जिसमें प्रांतीय राजमुद्रा अंकित थी। ईश्वर तुम्हें बहुत यशस्वी करे जीवन में। डॉक्टर शुक्ला ने पदक उसकी कमीज में अपने हाथों से लगा दिया। जाओ अंदर सुधा को दिखाओ। चंदर जाने लगा तो डॉक्टर साहब ने बुला लिया। अच्छा, अब सुधा की शादी का इंतजाम करना है। हमसे तो कुछ होने से रहा, तुम्ही को सब करना होगा। और सुनो, जेठ दशहरा को लड़के का भाई और माँ देखने आ रही हैं और बहन भी आएंगी गांव से। अच्छा। चंदर बैठ गया कुर्सी पर और बोला, कहाँ है लड़का? क्या करता है? लड़का शाहजहानपुर में है। घर के जमींदार हैं ये लोग। लड़का एमए है और अच्छे विचारों का है। उसने लिखा है कि सिर्फ 10 आदमी बारात में आएंगे, एक दिन रुकेंगे, संस्कार के बाद चले जाएंगे। सिवा लड़की के गहने कपड़े और लड़के के गहने कपड़ों के और कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। अच्छा, ब्राह्मणों में तो ऐसा कुल नहीं मिलेगा। तभी तो सुधा की किस्मत है, वरना तुम विनती के ससुर को देख ही चुके हो। अच्छा जाओ, सुधा से मिलाओ। वह सुधा के कमरे में गया। सुधा थी ही नहीं। वह आंगन में गया तो देखा महाराजिन खाना बना रही हैं और बिनती बरामदे में बुरादे की अंगीठी पर पकौड़ियाँ बना रही है। आइए, विनती बोली। दीदी तो गई है गेसु को बुलाने, आज गेसु की दावत है। पीढ़े पर बैठिएगा। लीजिए। एक पीढ़ा चंदर की ओर विनती ने खिसका दिया। चंदर बैठ गया। विनती ने उसके हाथ में मखमली डिब्बा देखा तो पूछा, यह क्या लाए? कुछ दीदी के लिए लाए हैं क्या? यह तो अंगूठी मालूम पड़ती है। अंगूठी? वह क्या दाल में मिला के खाएगी? जंगली कहेंगी। उसे क्या तमीज़ है अंगूठी पहनने की? हमारी दीदी के लिए ऐसी बात की तो अच्छा नहीं होगा। हाँ, उसे विनती ने उसी तरह गर्दन टेढ़ी कर आंखें डुलाते हुए धमकाया। उन्हें अंगूठी पहनने नहीं आएगी तो क्या आपको आएगी? अब विवाह में 16 श्रृंगार करेगी। अच्छा, दीदी कैसे लगेगी घूंघट काढ़ के? अभी तक तो सिर खोल के चक्कई की तरह घूमती फिरती है। तुमने तो डाल ली आदत ससुराल में रहने की। चंदन ने विनती से कहा। अरे हमारा क्या? हम गहरी सांस लेते हुए विनती ने कहा, हम तो उसी के लिए बने थे। लेकिन सुधा दीदी को ब्याह शादी में ना फंसना पड़ता तो अच्छा था। दीदी इन सब के लिए नहीं बनी थी।
आप मामा जी से कहते क्यों नहीं? चंदन ने कुछ जवाब नहीं दिया, चुपचाप बैठा सोचता रहा। विनती भी कढ़ाई में से पकौड़ियाँ निकाल निकाल कर थाली में रखने लगी। थोड़ी देर बाद जब वह घी में पकौड़ियाँ डाल चुकी, तब भी वह वैसे ही गुमसुम बैठा सोचता रहा। क्या सोच रहे हैं आप? नहीं बताइएगा? फिर अभी हम दीदी से कह देंगे कि बैठे बैठे सोच रहे थे। विनती बोली। क्या तुम्हारी दीदी का डर पड़ा है? चंदन ने कहा। अपने दिल से पूछे, हमसे नहीं बन सकते आप? विनती ने मुस्कुराकर कहा और उसके गालों में फूलों के कटोरे खिल गए। अच्छा, इस डिब्बे में क्या है? कुछ प्राइवेट है? नहीं जी, प्राइवेट क्या होगा, और वह भी तुमसे? सोने का मेडल है, मिला है मुझे एक लेख पर। और चंदन ने डिब्बा खोलकर दिखला दिया। आहा, ये तो बहुत अच्छा है, हमें दे दीजिए। विनती बोली। क्या करेगी तू? चंदन ने हंसकर पूछा। अपने आने वाले जीजा जी के लिए कान के बूंदे बनवा लेंगे। विनती बोली। अरे हाँ, आपको एक चीज़ दिखाएंगे। क्या? या नहीं बताते? देखेगा तो उछल पड़ेगा। तो दिखाओ ना। अभी तो दीदी आ रही होगी, दीदी के सामने नहीं दिखाएंगे। सुधा से छिपाकर हम कुछ नहीं कर सकते, यह तुम जानती हो। चंदर बोला। छिपाने की बात थोड़ी ही है, देखकर तब उन्हें बता दीजिएगा। वैसे वह खुद ही सुधा दीदी से क्या छुपाते हैं। लो, सुधा दीदी तो आ गई। चंदन ने पीछे मुड़कर देखा। सुधा के हाथ में एक लंबा सा सरकंडा था और उसे झंडे की तरह फहराती हुई चली आ रही थी। चंदन हंस पड़ा। खिल गए दीदी को देखते ही, विनती बोली और एक गरम पकौड़ी चंदर की ऊपर फेंक दी। अरे, बड़ी शैतान हो गई हो तुम इधर, पाजी कहेगी। चंदर बोला। सुधा चप्पल उतारकर अंदर आई। झूमती इतलाती हुई चली आ रही थी। कहो सेठ, स्वार्थी मर, उसने चंदर की ओर देखते ही कहा। सुबह हुई और पकौड़ी की महक लग गई तुम्हें? पीड़ा खींचकर उसके बगल में बैठ गई और सरकंडा चंदर के हाथ में रखते हुए बोली। लो, या गन्ना घर में बो देना और फिर खाना। अच्छा। और हाथ बढ़ाकर वह डिबिया उठा ली और बोली। इसमें क्या है, खोले या ना खोले? अच्छा, खत तक तो हमारे बिना पूछे खोल लेती हो और इसे पूछ के खोलोगी? अरे, हमने सोचा शायद इस डिबिया में पम्मी का दिल बंद हो, तुम्हारी मित्र है, शायद स्मृति चिन्ह में वही दे दिया हो। और सुधा ने डिबिया खोली तो उछल पड़े। यह तो उसी निबंध पर मिला है जिसका चार्ट तुम बनाए थे। हाँ, तब तो ये हमारा है। डिबिया अपने वक्ष में छिपाकर सुधा बोली। तुम्हारा तो है ही, मैं अपना कब कहता हूँ? चंदन ने कहा। लगा कर देखें। और उठकर सुधा चल दी। विनती, 2 पकौड़ी तो दो। और 2 पकौड़ियाँ लेकर खाते हुए चंदर सुधा के कमरे में गया। देखा, सुधा शीशे के सामने खड़ी है और मेडल अपनी साड़ी में लगा रही है। वह चुपचाप खड़ा होकर देखने लगा। सुधा ने मेडल लगाया और क्षण भर तन कर देखती रही। फिर उसे एक हाथ से वक्ष पर चिपका लिया और मुंह झुकाकर उसे चूम लिया। बस कर दिया ना गंदा उसे। चंदर मौका नहीं चूका और सुधा तो जैसे पानी पानी, गालों से लाज की रत्नरी लपटे फूटे और एड़ी तक धधक उठी। फौरन शीशे के पास से हट गई और बिगड़ कर बोली। चोर कहीं के, क्या देख रहे थे? विनती इतने में तस्तरी में पकौड़ियाँ रख कर ले आई। सुधा ने झट से मेडल उतार दिया और बोली। लो रखो, सहज कर। क्यों, पहने रहो ना। ना बाबा, पराई चीज़ है, अभी खो जाए तो डांड भरना पड़े। और मेडल चंदर की गोद में रख दिया। विनती ने धीमे से कहा। या मुरली मुरली धर की अधरा न धरी, अधरा न धरो की। चंदर और सुधा दोनों झेप गए। लो, गेसू आ गई। सुधा की जान में जान आ गई। चंदन ने विनती का कान पकड़कर कहा। बहुत उल्टा सीधा बोलने लगी है। विनती ने कान छुड़ाते हुए कहा। कोई झूठ थोड़े ही कहती हूँ। चंदर चुपचाप सुधा के कमरे में पकौड़ियाँ खाता रहा। बगल के कमरे में सुधा, गेसू, फूल और हसरत बैठे बातें करते रहे। विनती उन लोगों को नाश्ता देती रही। उस कमरे में नाश्ता पहुंचाकर विनती एक गिलास में पानी लेकर चंदर के पास आई
और पानी रखकर बोली, अभी हलवा ला रही हूँ, जाना मत। और पल भर में तस्तरी में हलवा रखकर ले आई। अब मैं चल रहा हूँ, चंदन ने कहा। बैठो, अभी हम एक चीज़ दिखाएंगे, जरा गेसू से बात कराएं। विनती बड़े भोले स्वर में बोली। आइए हसरत मियाँ। और पल भर में नन्हे मुन्ने से 6 वर्ष के हसरत मियाँ तानजेब का कुर्ता और चूड़ीदार पैजामे, पीले रेशम की जैकेट पहने कमरे में खरगोश की तरह उछल आए। आधा बड़े तमीज से उन्होंने चंदन को सलाम किया। चंदन ने उसे गोद में उठाकर पास बिठा लिया। लो हलवा खाओ हसरत। हसरत ने सिर हिला दिया और बोला, गेसू ने कहा था जाकर चंदर भाई से हमारा आदाब कहना और कुछ खाना मत। हम खाएंगे नहीं। चंदर बोला, हमारा भी नमस्ते कह दो उनसे जाकर। हसरत उठ खड़ा हुआ, हम कह आए। फिर मुड़कर बोला, आप तब तक हलवा ख़त्म कर देंगे। चंदर हंस पड़ा, नहीं, हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे, जाओ। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? ये इसके अगले पार्ट को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिएगा। धन्यवाद।